जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि हम हर हफ्ते नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, वीकली टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज की क्लास में भी हम नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जीके सभी के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और इसका पैटर्न बिल्कुल आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में जो पेपर आता है उसका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही है, जिसमें आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए इस पेपर को मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए और अपनी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का आता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। माइनस मार्किंग का ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा, और अगर आपने एक करेक्ट कर दिया तो आपको उसके लिए कितने 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग पेपर करते टाइम। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पाक जल संधि यानी कि जिसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, ये कौन से देश को भारत से अलग करता है? विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो कौन से देश से अलग करता है? आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट होता है ये है जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि, जो कि कौन से दोनों देश के बीच में है? ये श्रीलंका और इंडिया। इंडिया में कहाँ पर? तमिलनाडु और नॉर्थन श्रीलंका को सेपरेट करती है ये पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। अब ये जो पाक जल संधि है, इसका नाम पाक क्यों रखा? क्योंकि रॉबर्ट पाल्क के नाम पर इसका नाम रखा गया, पाक जल संधि। चलिए, तो क्या राइट आंसर हुआ? कौन से देशों के बीच में ये सेपरेट होती है? किसको सेपरेट करती है? श्रीलंका और इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु से हुई है और यह अपने जटिल फुटवर्क और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? विच क्लासिकल डांस फ्रॉम द ओरिजिनेटेड इन द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड इट इज़ नोन एज फॉर द इंट्रिकेट फुटवर्क एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स। तो कौन सी जो है क्लासिकल डांस से रिलेटेड टू द तमिलनाडु? कथक। तो जो कथक है वो यूपी का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम इज़ द राइट आंसर, इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। उड़ीसा नाम से इंडिकेट कर रहा है। मणिपुर का क्लासिकल डांस है। तो ये सभी जो क्लासिकल डांस है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हर एक स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब ये कथक और एक और कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पर आ जाता है, कथकली भी और कथक, ये दोनों लगभग मिलते जुलते नाम हैं क्लासिकल डांस के। तो कथक ध्यान रखिएगा यूपी का है, लेकिन जो कथकली है वो कहाँ का है स्टूडेंट? केरल का क्लासिकल डांस है ये, शास्त्रीय नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व की छत है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपने सुना होगा स्टूडेंट, किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार यानी कि तिब्बतन प्लाटू। तो तिब्बत का जो पठार है उसे विश्व की छत कहा जाता है। आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लाटू तो दिया नहीं है। एंडीज है, पामीर का पठार है, हिमालय है और आल्प्स है। तो इसमें राइट आंसर फिर क्या होगा? तो पामीर का जो पठार है, द पामीर प्लाटू इज ऑल्सो नोन एज, जिसे तिब्बत का पठार है कि तिब्बत प्लाटून भी कहा जाता है। तो दोनों, अगर ये ऑप्शन में आपको मिले तो ये भी करेक्ट होगा, और अगर तिब्बत का पठार या फिर तिब्बत भी मिले तो भी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं एंडीज़ की अगर बात करूँ तो एंडीज़ क्या है? ये जो है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी दुनिया की, वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? रूफ पूछा है, और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है, तो पामीर प्लाटून को, पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हिमालय जो है इंडिया, चाइना और ये जो कंट्रीज़ है इनको कनेक्ट करती है ये, लेकिन ये जो है इसका एल्टीट्यूड एंड पामीर के पठार से कम है। आल्प्स जो है, आल्प्स क्या है? ये भी लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी कि बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, लेकिन ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और आल्प्स जो है स्टूडेंट वो कहाँ की है? यूरोप।
यूरोप की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पूछी जाए तो वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। वर्ल्ड की पूछी जाए तो एंडीज है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड है द पामीर प्लाटून यानी कि तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का क्या मतलब है? व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट नासा का? तो अभी हमारा इसरो, जिसका फुल फॉर्म आपको होमवर्क में मैं देती हूँ, वो आपको पता होना चाहिए इसरो के बारे में। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 जो है इंडिया से भेजा गया है इसरो के द्वारा, तो इसरो की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में, ये आपको होमवर्क है, आप इसको कमेंट में आंसर कर सकते हैं। नासा हमारे इसरो के जैसा ही है, लेकिन इसरो क्या है, इंडिया का जो है अंतरिक्ष से संबंधित जो है एक्सपेरिमेंट करता है, और जो नासा है वो वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? नेशनल यहाँ पर भी ये क्या है? एरोस्पेस, एरोनॉमिकल या फिर एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है नासा का, वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC US क्या है इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो। फुल फॉर्म तो पूछे ही जाते हैं। और एक और बात, जो स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की बैच सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर चलाई जा रही है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट डीपली पढ़ाए जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जीके सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है डीपली। तो इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो तो डिस्प्ले पर व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है, वहां पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच की जानकारी को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो बैच है बेसिक से हाई लेवल तक आप लोगों को इसमें पढ़ाया जा रहा है। सारे चैप्टर वाइज इसमें टॉपिक कराए जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें आपको PDF भी प्रोवाइड की गई है, नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, क्लास नोट्स रिविजन के लिए। ये बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये बैच मिलेगी। और साथ ही साथ MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी इस बैच में पढ़ने के बाद हम करते हैं। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी, जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ जाती तब तक आपके पास ये बैच रहेगी। और भी अगर इस बैच से रिलेटेड कुछ डाउट हो आपको, तो आप हमारे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी है वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है स्टूडेंट के? क्रिकेट, फुटबॉल, फेंसिंग या फिर गोल्फ? तो किससे रिलेटेड है ये वॉकर कप स्टूडेंट? गोल्फ से रिलेटेड है। और इसका नाम वॉकर कप इसलिए रखा है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है US गोल्फ एसोसिएशन की, US गोल्फ एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नेम पर इस कप का नाम रखा गया है। तो इनके नाम पर इस कप का नाम क्या रखा गया? वॉकर कप। तो राइट आंसर क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू द गोल्फ। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द ऑस्कर अवार्ड्स बिगिन? तो ऑस्कर जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ कि अभी जो रिसेंट ऑस्कर अवार्ड गिवन टू द इंडिया, तो कौन सा दिया गया है, किसको मिला है? दैट मीन्स किसको दिया गया है? अभी रिसेंट का जो ऑस्कर अवार्ड है वो इंडिया में किस किस को मिला है, वो आपका होमवर्क है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में MRI का संक्षिप्त रूप क्या है? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन व्हाट डज द एक्रोनीम MRI स्टैंड फॉर द? तो MRI जो है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सभी को आई थिंक पता ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब इसे कहा जाता है, इमेजिंग। ये क्या यूज करती है? इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड for the detail images of our organs and tissues। आपके जितने भी ऊतक हैं और अंग है उनकी अगर डिटेल इमेज चाहिए तो उसके लिए MRI की जाती है, जो एक मशीन होती है। उस मशीन के अंदर आपको डाला जाता है और उसमें चेकआउट किया जाता है थ्रू द मैग्नेटिक
फील्ड जो ऑर्गन्स है उनको देखा जाता है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टॉप ऑफिसर ऑफ द एयर फोर्स नोन एज? एडमिरल, जनरल, एयर कमांडर, एयर चीफ मार्शल। तो अभी रिसेंट जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे जो अपर मोस्ट पोस्ट है, अपर मोस्ट जो रैंक है एयर फोर्स में, वो कौन सी है स्टूडेंट? एयर चीफ मार्शल। इसके ऊपर भी एक रैंक होती है जो टॉप मोस्ट रैंक है एयर फोर्स की, मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ये है सबसे टॉप रैंक इन एयर फोर्स। लेकिन यहाँ पर मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स नहीं है, एयर चीफ मार्शल है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एयर चीफ मार्शल, जो जस्ट किसके बाद आती है? मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज? श्रीलंका की महावेली ऑफ श्रीलंका, गंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है ऑफ इंडिया वो क्या है स्टूडेंट? गंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यांगजी ऑफ चीन या फिर चीन की हुआंग है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? चीन की यांगजी ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एशिया की अगर पूछी जाए तो ये है, और इंडिया की पूछी जाए तो गंगा। ब्रह्मपुत्र नहीं है, ब्रह्मपुत्र इंडिया की नहीं है। ये इंडिया के अलावा जो चीन है, तिब्बत है, उस एरिया से भी बहती है, इसलिए पर्टिकुलर इंडिया की ब्रह्मपुत्र नहीं मानी जाती है, गंगा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? तो स्टूडेंट चंद्रयान 3 के डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पर मेन जो डायरेक्टर है वो मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या है? एस मोहन कुमार इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 जो टॉपिक है स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप आर्मी की कोई सी भी एग्जाम दीजिए, सभी के लिए चंद्रयान 3 जो है आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए अब हमारा मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा ट्रिक और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो चलिए मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, टैंक का आयतन कितना होगा? तो इस तरह से टैंक बेलनाकार, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक किस तरह से होता है स्टूडेंट? ये दिस इज द सिलेंड्रिकल टैंक। अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस, जो इसका बेस होता है, इसके आधार होता है, वो सर्कुलर शेप में होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए इसकी रेडियस गिवन है जो कि कितनी है? 5 मीटर। और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाओगे 22 डिवाइड बाय 7 और आर की वैल्यू यहाँ पर 5² है इंटू 10, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आने वाला है, से पॉइंट में आएगा। और अगर पॉइंट में आता है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। और 22/7 के अलावा पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है स्टूडेंट, 5 × 5 × 10। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 3 ज़ा 15, 15.70 × 5 × 10। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना आएगा? 785। तो 3.14 से इसका कंप्लीट आंसर आ रहा है 785। 22 डिवाइड बाय 7 से भी करोगे तो 785 समथिंग पॉइंट में नंबर आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो लगभग 785 माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर अब 100 की जगह 785 कर लेते हैं। तो 785 क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही होता है, मतलब क्यूबिक वैल्यू होती है वॉल्यूम की, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? अगर हमारा यहाँ पर 100 की जगह 785 होता तो ऑप्शन बी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर क्या हुआ? 785 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी में से 4 इक्के सहित 52 पत्ते हैं। यदि ताश की एक गड्डी से एक कार्ड निकाला जाता है तो इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है?
तो प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल कितने हैं उसमें से आपको कितने चाहिए, वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल की पहले हम बात करें तो टोटल कितने कार्ड के पत्ते हैं, कितने हैं, जो कार्ड्स हैं वो 52 है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए कितनी चाहिए, 4। तो 52 पत्तों में से, तो फेवरेबल आउटकम आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, 21 चाहिए, दैट मीन्स एक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन 52 पत्तों में से एक्स कितने होते हैं, 4। तो एक की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड बाई 52। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 4, 4 3 12, तो 1 डिवाइड बाई 13 इज द राइट आंसर। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेचिंग आउट द एग फ्रॉम दी 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से 4 इक्के निकालने की प्रायिकता होगी 1/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 दोस्तों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि 81 किलो वजन का एक नया दोस्त समूह में शामिल हो जाता है तो नया औसत वजन क्या होगा। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स, दैट मीन्स x1 से लेकर x10 तक 10 फ्रेंड्स है, और 10 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट इन्होंने देखा, एवरेज क्या होता है, जितने भी नंबर है उनको जोड़ दो और कितने हैं 10 है तो उससे उसको डिवाइड कर दो। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द एवरेज। एवरेज का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कितना 70 kg दे के रखा है स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या कहा है कि नया फ्रेंड ऐड हो गया। अभी ऑलरेडी 10 फ्रेंड्स तो थे और एक और फ्रेंड ऐड हो गया, तो कितना x11 ऐड होने के बाद कितने हो जाएंगे, टोटल 11। तो जो नया एवरेज है वो आपसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है। तो इन्होंने एक और बात मेंशन करी है कि जो नया ऐड हुआ है उसका वेट कितना है, 81। दैट मीन्स x11 की वैल्यू कितनी है, 81 है। तो x10 प्लस 81 डिवाइड बाय 11। अब यहाँ पर x1 से x10 तक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700, ठीक है। अब 700 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, प्लस 81 डिवाइड बाय 11। यहाँ पर 781 डिवाइड बाय 11, 11 7 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो 71 kg आएगा एवरेज आफ्टर एडिंग वन मोर स्टूडेंट ऑफ 80 kg। 81 kg के एक और स्टूडेंट ऐड होने के, एक और नया दोस्त ऐड होने के बाद में नया जो एवरेज वेट आएगा वो कितना आएगा, 71 kg। यहाँ पर मिस प्रिंट है ये, तो क्या होगा राइट आंसर, 71 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यून कोण 30 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, किस तरह का होता है स्टूडेंट, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हमें पता है। न्यून कोण दैट मीन्स एंगल विच इज स्मॉलर देन लेस देन 90 डिग्री, उसको न्यून कोण कहा जाता है। एक्यूट एंगल इज द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो हम ये 30 डिग्री का मान लेते हैं। ये मोर देन 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसलिए 30 डिग्री का एज्यूम कर लेते हैं। अब इन्होंने पूछा जो नेक्स्ट एंगल हमने एज्यूम कर लिया एक्स है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना आपको, वी नो दैट कि ऑल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट मीन्स एक्स प्लस 90 प्लस 30, तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये जो लॉ है, फॉर्मूला है, कुछ भी मान लीजिए, इसको आपको याद करना, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल्स एंगल सम इज 360 डिग्री, बट द ट्रायंगल्स एंगल सम इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 प्लस 30 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 120 हम माइनस कर देंगे इधर ले जाके, 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 060। तो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में 24 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे। द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों का रेशो दे के रखा है स्टूडेंट 3:2। इफ़ देयर इज़ 24 गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, 24 है। तो वैल्यू हम गर्ल्स के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, तो बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 12 3 ज़ा कितना होता है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ से आ जाएंगे कितने स्टूडेंट, 12 × 3, दैट मीन्स 36। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फिजिक्स का। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इजी पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन है वेग का एसआई मात्रक द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। आप लोगों को मैं बता दूं, नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स को एसआई यूनिट सारी लर्न होनी चाहिए, फॉर्मूले सभी के लर्न होने चाहिए। इन फिज़िक्स की बात कर रही हूँ। इससे आप क्या कर सकते हो, और हाँ, वेक्टर एंड स्केलर यानी कि सदिश और अदिश राशियाँ भी आपको बताना चाहिए। इससे पक्का एक क्वेश्चन फिजिक्स में आता ही आता है, और बहुत ईजी, इतना टफ भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है फिजिक्स में मेनली। तो ऐसा यूनिट ऑफ द वेलोसिटी यहाँ पर पूछिए, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस। ये क्या है, एक डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर में होती है। और टाइम क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड में। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट आई वो क्या आई, मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, मीटर पर सेकंड जो है वेग का ऐसा यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परिपथ में एमीटर का संयोजन किस तरह से किया जाता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा, जहाँ पर एमीटर जो है स्टूडेंट उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। तो उसको हमेशा सीरीज़ यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है एमीटर को, क्योंकि एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताना है, तो एमीटर से टोटल करंट पास होके जाएगा, तभी तो वो वैल्यू बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप उसको पैरेलल जोड़ दोगे तो एमीटर में से क्या होगा, आपका करंट बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो एक्चुअल वैल्यू करंट की नहीं बता पाता, इसलिए उसको सीरीज़ में जोड़ा जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरेलल जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमीटर और वोल्ट मीटर का संयोजन, कनेक्शन इन द सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, G(m1m2) डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके द्वारा सारी चीज़ें पृथ्वी पर स्थिर है, नहीं तो हम भी हवा में उड़ते हैं स्पेस की जैसे, तो इसी बल के कारण हम स्थिर हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूले भी। तो इन्होंने कहा कि नया गुरुत्वाकर्षण बल बताइए। जी में कोई चेंज नहीं होता है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, फिक्स होता है। M1 M2 में इन्होंने कोई चेंज नहीं बोला है, मास में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किस में किया गया है, चेंजेस इन द डिस्टेंस बिटवीन। ये क्या होते हैं, दो पिंड हैं M1 M2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r होती है। इससे ये फॉर्मूला बनता है G(m1) मतलब ये द्रव्यमानों के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस इन्होंने कहा कि डबल कर दीजिए। ओके, मैंने डबल कर दी, फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कर दी। G से G कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल, F डिवाइड बाय F डैश की न्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ये ऊपर चला जाएगा, 4r² डिवाइड बाय r स्क्वायर, r² से r² भी कैंसिल हो गया, तो F डैश की जो वैल्यू आई न्यू वो कितनी आई, F डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 1/4 ऑफ द एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण कांच से स्लेब में प्रवेश करती है तब क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लेब, देन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी चेंज, ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज, केवल आवृत्ति में परिवर्तन होता है, फिर दोनों आवृत्ति और वेग, या फिर आवृत्ति नहीं बदलती है, या फिर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वन मीडियम टू अनादर मीडियम जाती है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। क्या क्या चेंज आता है मैं बता देती हूँ। और वेवलेंथ यानी कि ये वेग और ये तरंग दैर्घ्य, इन दोनों में चेंज आ जाता है। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी रहती है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यानी कि आवृत्ति, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज नहीं होता है, प्रकाश की किरण का फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, आवृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या चेंजेस आ जाता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम।
फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? What force would be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड इन अ ball of a mass 6 kg? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स? m इंटू ए, वेयर m इज द मास यानी कि द्रव्यमान, जो कि कितना दे के रखा है 6। a इज द एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण होता है, जो कि कितना है 4। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? फोर्स इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर तो न्यूटन में दिया है आंसर, लेकिन हमारा जो मास है वो केजी में है और एक्सेलेरेशन किस में है? मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमारा जो आंसर आया वो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो क्या न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, ये जो आप नंबर्स के बाद में जो यूनिट्स लिखी जाती है ना, उनको कॉन्सेंट्रेट करिएगा एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, वो चेंज के अकॉर्डिंग आंसर आता है आपका। तो 24 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आंसर होगा या फिर 24 न्यूटन होगा? दोनों में से क्या करेक्ट है? तो स्टूडेंट 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ही 1 न्यूटन कहते हैं, इसलिए आप 24 न्यूटन भी इसका आंसर है और 24 केजी मीटर पर सेकेंड भी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बायोलॉजी का स्टूडेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और डीप में भी आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है इसकी। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पौधों में अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्लांट। तो स्टूडेंट हमने अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड किस में? एनिमल, दैट मीन्स ह्यूमन। ह्यूमन में हमने देखे थे कितने थे? 20। तो ह्यूमन हो, प्लांट हो, ह्यूमन, प्लांट और एनिमल हो, इनमें सभी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स 20 ही होते हैं, सब में बराबर होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 20 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आप सभी को पता होगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन को बनाने के लिए जो है ये सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गतिशील जोड़ों में हड्डियों के सिरे किससे ढके होते हैं? इन मूवेबल जॉइंट्स द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ। किस टाइप की कार्टिलेज से कवर होते हैं इसमें? फाइब्रस, इलास्टिक, क्लासिफाइड या फिर हाइलाइन कार्टिलेज? हाइलिन। तो इन सभी में से कौन सी उपास्थि है जो हड्डियों के सिरों को ढकती है? जहाँ पर हड्डियाँ एंड हो रही है ना, जैसे ये हड्डी है, अब ये जहाँ एंड हो रही है इसके सिरों को कवर कौन सा जो उपास्थि है वो करती है? कार्टिलेज करती है। तो वो कौन सी होगी? हाइलिन उपास्थि। इसका एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में दे सकते हैं, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर उपास्थि के नाम से भी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेसे टेसे फ्लाई मक्खी के लिए रोगवाहक है। टेसे टेसे फ्लाई इज अ वेक्टर फॉर द, किसके लिए रोगवाहक है? ये जो मक्खी है किसको ट्रांसमिट करती है? किस टाइप के वायरस, जीवाणु, विषाणु किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ट्राइपानोसोमा जो है ये इसके लिए रोगवाहक है। ट्राइपोसोनोमा को ये कैरी करके लेके जाती है टेसी टेसी फ्लाई। इट इज़ अ वेक्टर फॉर द ट्राइपानोसोमा। और ये क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इससे स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ह्यूमन बीइंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइमों का क्या होता है? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम्स आर, क्या वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या फिर इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, या फिर लेफ्ट एज दे आर, जैसे हैं वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं? तो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन एंजाइम्स रिमेन्स द सेम, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई प्रकार का चेंज नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त में वर्णक होते हैं। द बाइल कंटेन्स द पिगमेंट। तो बाइल हमने पढ़ा था जब डाइजेशन पढ़ा था, तो ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है स्टूडेंट? कहाँ पर ये क्रिएट होता है? लीवर में क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिएट बाइल क्रिएट इन लीवर। और ये क्या करता है? डाइजेशन करता है किसका? फैट्स, लिपिड्स का, जो कि जस्ट लाइक अ फैट होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जो लिपिड्स होते हैं उनका डाइजेशन कौन करता है? बाइल करता है। और बाइल में जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन।
ये जो पिगमेंट्स है किस में होते हैं, पित्त में होते हैं, बाइल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज। तो स्टूडेंट हमने जब ब्लड पढ़ा था तो ब्लड क्या होता है, हेवी होता है। हमने पढ़ा था कि ब्लड इज़ हेवी देन वाटर, पानी से भारी होता है। तो स्टूडेंट कोई सी भी चीज़ अगर वाटर से भारी या किसी और चीज़ से भारी होती है, हेवी होती है, दैट मीन्स उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। जिस भी पदार्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, हेवी होता है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि रक्त का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो रक्त क्या होता है, ब्लड हेवी देन वाटर होता है, इसलिए इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो भी क्या होगी, हायर देन वाटर, तभी वो उससे भारी होता है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और बैरोमीटर, ये उस चैप्टर का पार्ट है। तो इसको आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसका कंसेप्ट यही है कि हेवीनेस शो करती है। अगर हेवी हुआ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है और पानी में डूब जाती है चीज़ें। पानी से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है ना, जिस भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, वो पानी में डूब जाती है। ये कंसेप्ट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में रक्त के झटके को देखकर कलाई में नाड़ी की दर मापी जाती है। द पल्स रेट इज मेजर्ड इन द रिस्ट बाय ऑब्जर्विंग द जर्क ऑफ ब्लड इन। तो किस में जर्क ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पल्स रेट पता चलता है, कि वेंस में, कैपिलरीज, आर्टरीज या फिर नर्व्स। नर्व्स में तो होगा ही नहीं, माइंड से रिलेटेड है। वेंस में इतना प्रेशर होता नहीं है कि हम मेजर कर पाएँ। कैपिलरीज बहुत स्मॉलेस्ट होती है। तो किसमें, आर्टरीज यानी कि धमनियाँ जो होती है उसकी जर्क को मेजर करते हैं फॉर द मेजरिंग पल्स रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, जो दालें होती है, दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, पीस, ग्राम्स, जिनमें दालें बनती है जिनसे, वो पौधे नाइट्रोजन का फिक्सेशन ज़्यादा करते हैं। तो इन सभी में जो है वो ऑप्शन हम देख लेते हैं, मक्का और गेहूँ। ये दाल वाले पौधे नहीं हैं, पल्स वाले पौधे नहीं हैं। पल्स जो प्लांट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पर धान और गेहूँ भी पल्स नहीं है। चना और अन्य दलहन के जो समूह होते हैं, ग्राम्स एंड अदर पल्स ग्रुप जो होते हैं, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। चना और अन्य दलहन समूह जैसे कि मटर हो गए, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम निम्नलिखित में से किस जीव से संबंधित है। मशरूम्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो मशरूम किस कैटेगरी में आते हैं, फर्न, फंगाई, लाइकेंस या फिर शेवाल यानी कि एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। तो किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, ये फंगाई यानी कि कवक की कैटेगरी में आते हैं मशरूम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज पैदा करता है लेकिन फूल नहीं। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, ऐसे प्लांट जो बीज प्रोड्यूस करते हैं, बीज बनाते हैं लेकिन फ्लावर नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओनली प्रोड्यूस सीड्स, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, देवदार, चीड़ जिसे कहा जाता है। इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं बट फ्लावर नहीं। तो कॉफ़ी, मूंगफली, कैश्यू नट, ये तीनों जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट है उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्या आता है, चीड़ यानी कि पाइन। इसका जो सीड होता है स्टूडेंट, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में इस तरह का, आपने कॉर्न खाया होगा, भुट्टा, उस तरह का ऐसा एक फ्रूट टाइप का इसमें लगता है जिसे सीड्स कहते हैं। इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा पेड़ है, वो पाइन का, चीड़ का, जो ज़्यादा ठंडे इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की उम्र का अनुमान किससे लगाया जाता है। द एज ऑफ द ट्रीज आर एस्टिमेटेड बाय, उनके वेट से, हाइट से, या फिर इलोंगेशन, रूट के कितनी बड़ी हैं उनकी जो जड़ें हैं वो, या फिर काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो उनकी जो वलय होती है, जब पेड़ के तने को, स्टेम को कट किया जाता है तो इस तरह से आपको रिंग्स दिखाई देती होगी उसमें। तो ये जो रिंग्स हैं इनको काउंट करके आप पेड़ की जो एज है उसको पता कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलयों की संख्या गिन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ग का उदाहरण है? द डॉल्फिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? क्या एम्फीबियंस है, फिशेस हैं, मछलियाँ मीन हैं, मैमलिया है, मैमल्स हैं, स्तनधारी या फिर पक्षी वर्ग? पक्षी में तो डॉल्फिन आता नहीं है, मछली होती है, लेकिन कौन सी होती है? स्तनधारी मैमलिया, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है संतुलित आहार में लगभग होना चाहिए, द बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली कितना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट? ये जो रेशो है आपको याद होना चाहिए। इन द बैलेंस डाइट कितना होता है स्टूडेंट? 1/5 ऑफ द प्रोटीन, 1/5 ऑफ द फैट और 3/5 ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। 1/5 भाग प्रोटीन का आपकी डाइट का और 1/5 फैट होता है और 3/5 भाग जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए खाने में। दिस इज़ द बैलेंस डाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठंडे खून वाले जानवर क्या है? व्हाट आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल? क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनका ठंडे खून होता है? क्या एनिमल्स विद ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऐसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं? ठंडे खून वाला एनिमल्स नहीं। जानवर जो क्रूर नहीं है, एनिमल्स हु हैव नॉट फेरिशियस, जैसे कि डियर हो गया, जो क्रूर नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं है, इनको ठंडे खून वाले नहीं कहा। ठंडा खून का मतलब ये नहीं कि वो क्रूर नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ रॉन्ग। वे जानवर जिनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या फिर एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। तो कौन से एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर? एटमोसफियर के अकॉर्डिंग अगर उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो दीज आर दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। जानवर जिनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाता है, दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जिसमें भूख और भोजन से संतुष्टि का एहसास होता है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन विच फील हंगर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द ब्लड। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे हमें फील होता है कि हाँ हमारा पेट भर गया है, हमें खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमें एहसास होता है कुछ टाइम के बाद कि हमारा पेट भर गया, तो कौन सा पार्ट शो करता है आपके माइंड का? मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर प्रोसेंसफेरॉन गोलार्ध, यानी कि हेमिस्फीयर, प्रोसेंसफेरॉन हेमिस्फीयर। तो कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फूड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद जो है खाने की संतुष्टि किसमें? हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे दिमाग में पता चलती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकरण होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? एसिड बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर एसिड दिया हो तो उसको न्यूट्रलाइज किससे किया जाएगा? बेस, और बेस दिया तो उसको किससे न्यूट्रलाइज किया जाएगा? एसिड से। मतलब दोनों होना ज़रूरी है रिएक्शन में, तभी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ एसिड। एसिड को एसिड न्यूट्रलाइज नहीं करता है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तीनों एसिड है। दीज एसिड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एसिड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। अगर बेस दिया होता तो आप एसिड यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है? एसिड दिया है, तो इसको किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द बेस एंड इट इज़ द एसिड। और ये न्यूट्रलाइज करके क्या करेंगे? NaCl, दिस इज सॉल्ट का क्रिएशन करेंगे प्लस वाटर बना देंगे। तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। चलिए तो राइट आंसर क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गुणित अनुपात दैट मीन्स मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है कि अगर एक कंपाउंड फिक्स अमाउंट में दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है तो जो दूसरा कंपाउंड है अनदर कंपाउंड इज द रेशियो ऑफ होल नंबर। यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये फिक्स है। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है और यहाँ ऑक्सीजन के कितने 2 एटम्स है। तो यहाँ पर जो रेशो है 1:2 वो क्या होगा? एज अ होल नंबर होगा और फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो इसी रेशो में 1:2 के रेशो में ही ये कंपाउंड क्रिएट किए जाएंगे।
तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड। इसमें गुणित अनुपात का नियम नहीं लग रहा है। पानी तथा कठोर जल H2O और D2O। अब H2O और D2O की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड्स है, दोनों कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो सेम है, बट जो वाटर है यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप यूज़ किया है ड्यूटेरियम, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों में कैल्शियम और बेरियम क्या है, अलग अलग है, दोनों में सेम होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड तो सेम है, लेकिन कैल्शियम और बेरियम डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर भी गुणित अनुपात का नियम दैट मीन्स मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई होने के लिए जो दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर डिस्टिलेशन। तो ऊर्ध्वपातन जो है ये क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रही है, और फेस चेंज की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा फिजिकल होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं ये फेस चेंज। यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है तो ये फिजिकल प्रोसेस है। क्रिस्टलीकरण में भी फेस चेंज हो रहा है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। आसवन डिस्टिलेशन में भी फेस चेंज हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है, तो ये स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन क्या हमेशा फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। हमने अभी पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस, जो कि क्या केमिकल चेंज है, जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, व्हाट इज द परसेंटेज इन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट, टोटल डिवाइड बाय किसका, नाइट्रोजन का पूछा, तो नाइट्रोजन का आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, तो टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल निकालने के लिए हम सभी को निकालना पड़ेगा, सभी का NH4NO3। अब इसमें नाइट्रोजन का आपको जो है मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तो ये लगभग 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर अगेन नाइट्रोजन आ गई, तो नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से टोटल निकल जाएगा। ये टोटल निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूलर मास है, तो ये हो जाएगा 14 + 4 + 14 + 16, 16 48, 16 3 = 48। अब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0 कैरी और ये 80, कितना आया 80 आया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछा है, तो सिर्फ नाइट्रोजन का कितना होगा, ओनली नाइट्रोजन का निकालेंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ है और यहाँ है, तो 14 + 14 28। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किसका पूछा है, नाइट्रोजन का, है ना। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए नाइट्रोजन और टोटल कितना है हमने निकाला, वो 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज मैथ्स में जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 7 21, 2 1 2, 2 5 10, 5 7 5 35। तो कितना परसेंटेज निकला यहाँ पर, 35% ऑफ दी नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण अधातुओं का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स अधातुओं की पूछिए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट नहीं, ये लिक्विड गैस सॉलिड तीनों स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, द्रव्य ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता ना होना और तन्यता भी ना होना, तो मेलेबल और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो धातुओं की होती है, धातु में नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। केवल ठोस अवस्था में होती है, एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं जो ठोस द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद नॉट मेलेबल और डक्टेबल, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जी नहीं पाया जाता, सिर्फ मेटल में ही पाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, करेक्ट, मेटल्स आर दी कंडक्टर्स होते हैं। निम्न गलनांक और कथनांक होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या नहीं है, केवल ठोस अवस्था में ही होती है, नहीं, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर जो मास है, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो
तो Na2CO3 दिस इज़ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये। अब इसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हमें पता है सभी के जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता होने चाहिए। तो क्या है, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। अब इसमें 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी हमने देखा 16, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3। अब टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 प्लस 12 प्लस 48। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 2 10 प्लस 16 का 6 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 6, 6 प्लस 4 10, 106 आएगा परसेंटेज नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं 7 and 14। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। दिस इज़ द एटॉमिक नंबर और ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अब जो वैल्यू निकाली जाती है यहाँ पर परमाणु संख्या क्या शो करती है, इट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो करती है। न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल में ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चार्जेस अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो नीचे तो आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, और ऊपर वाला नंबर क्या शो करता है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। तो आगे हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं 14, 7 प्लस न्यूट्रॉन्स पूछे हैं तो 7 यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टूडेंट कितने आए, 7 आएंगी। कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, केमिस्ट्री का पूछा जाता है एग्जाम में, इसके बारे में पढ़िएगा कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन दे के रखी है आपको और इसमें पूछा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और क्या कौन सा रिड्यूस हो रहा है, किस में ऑक्सीकरण किस में रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है, आपका पूछा जाता है। अब देखिएगा, हमने ये देखा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का स्टूडेंट जुड़ना, ऐड होना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। एक तो ये और ये 3 पॉइंट है ऑक्सीडेशन के। तो यहाँ पर SnCl2 को आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन ऐड हो गया और SnCl4 यहाँ पर बन गया। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि HgCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा, नहीं इसका तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, नहीं, इसमें से तो रिमूव हो गया है और इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा था, इसका भी ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। SnCl अपचयित हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व भी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दोज एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन अलोंग विद द नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। हमने जो एसिड्स पढ़े थे उनमें क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, ऐड रहता है, ऐड ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, दूसरे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रा एसिड्स या फिर अनऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। जैसे कि HCl, HCN, ये क्या है, अनऑक्सी एसिड्स है, हाइड्रा एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो दोज एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन अलोंग विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा अगर दूसरे उसमें जुड़े होते हैं तो हाइड्रा एसिड्स उन्हें कहा जाता है, हाइड्रा अम्ल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय द डेंटिस्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द एनेस्थेटिक।
तो डेंटिस्ट जो एनेस्थेशिया के लिए यूज़ करते हैं, क्या वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरीन यूज़ करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O का फॉर द एनेस्थेटिक प्रोसेस। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक, द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG इज मीथेन CH4। CNG में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका? मीथेन का ही पाया जाता है, CH4 का। चलिए कितना परसेंट होगा? 75 से 98% रहती है इसमें मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? द अलॉय यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, सिलुमिन, ड्यूरेल्यूमिन, समेक या फिर एल्किनो। तो किसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? एल्किनो। एल्किनो दैट मीन्स एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। दिस इज द अलॉय ऑफ दीज मेटल्स विच इज़ नोन एज एल्किनो। इन धातुओं का मिश्रण होती है मिश्र धातु एल्किनो, जिसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह OH है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप? तो स्टूडेंट आपको बता दूं, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? अल, ऑल, है ना, अल से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जिसमें अल का प्रोनाउंसिएशन होगा उसे क्या कहा जाएगा? एल्कोहल समूह उसमें प्रेजेंट होगा ही, OH समूह, ठीक है। तो वो किसमें होगा? ब्यूटेनॉल, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्वेशन दे के रखी और पूछा है कि किसका एग्जाम्पल है? दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट पहले हम डीकम्पोजिशन की बात करें। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट मोर देन टू, एक कंपाउंड मोर देन 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, दिस इज द डीकम्पोजिशन। उसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मोर देन 2 कंपाउंड ऐड करके एक सिंगल कंपाउंड क्रिएट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है और उसमें ऐड हो जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। ज़्यादातर जो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी होगी आपने हाइड्रोजन की, मेटल्स की, उसमें जो लो रिएक्टिव मेटल होती है वो हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो डबल, उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डबल 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पैटर्न है चारों इक्वेशन के, इसमें कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, A B दोनों ऐड होकर नया एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे। तो दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर मैं पूरा वीडियो केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर उर्वरकों में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स नॉट टिपिकली फाउंड इन फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है, बट नोट प्रेजेंट आयरन, लोहा उसमें नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस हमारी एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।